हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरव सर की ऑनलाइन पाठशाला। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है बीएड का सेमेस्टर 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन, जिसका कोड है B106। इंग्लिश मीडियम का ये पेपर सॉल्यूशन है और पेपर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो है जनवरी 2025 का। ठीक है, 70 मार्क्स का पेपर होता है और उसको लिखने के लिए 2.5 आवर्स दिए जाते हैं। अगर मैं पेपर स्टाइल की बात करूँ तो आपका पेपर स्टाइल हर साल सेम ही रहता है। जैसे कि आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। पर यहाँ पे पहले 4 जो क्वेश्चन है उसमें इंटरनल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें एक्सटर्नल ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या है इंटरनल ऑप्शंस और एक्सटर्नल ऑप्शंस, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन 1 में आपको 2 ग्रुप दिए जाएंगे। ग्रुप 1 में 2 सवाल होंगे और ग्रुप 2 में 2 सवाल होंगे। आपको या तो ग्रुप 1 पूरा करना है, क्वेश्चन 1 7 मार्क्स, क्वेश्चन 2 7 मार्क्स, या तो फिर आपको ग्रुप 2 पूरा करना है, क्वेश्चन 1 7 मार्क्स या क्वेश्चन 2 7 मार्क्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ग्रुप 1 का क्वेश्चन 1 लिखे और ग्रुप 2 का क्वेश्चन 2 लिखे, या फिर वाइस वर्सा ग्रुप 1 में से 2 लिखे और ग्रुप 2 में से 1 लिखे। ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कर सकते। आपको कोई भी एक ग्रुप परफेक्ट लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन 2 में भी इंटरनल 2 ग्रुप है, कोई भी एक ग्रुप अटेम्प्ट करिए। 7 7 मार्क के ज़्यादातर सवाल होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में उसको फर्दर तोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 है तो उसको 4 और 3 या 3 और 4 में और तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन 3 भी सिमिलर, क्वेश्चन 4 भी सिमिलर। क्वेश्चन 5 में आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उन 12 में से आपको कोई भी 7 सवाल ही लिखने हैं। कोई भी 7, कोई भी 5 आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से 14 5 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइमिंग होगा 2.5 आवर्स। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आंसर एनी वन ग्रुप ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने सारे ही सवाल आपके लिए कवर कर दिए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले एक अच्छा सा क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो पहले ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वो सवाल है क्लैरिफाई द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के नेचर को क्लैरिफाई करिए और स्टेट इन डिटेल द स्कोप ऑफ द सेम। मैथमेटिक्स का क्या स्कोप है उसका भी डिटेल के बारे में स्टेटमेंट दीजिए। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो पैटर्न्स और रिश्तों के ऊपर बना हुआ है। एक्सप्लोरिंग एब्स्ट्रैक्शंस एंड देयर इंटरकनेक्शंस, जहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्शन को हम चेक करते हैं। It involves discovering the relationship and expressing them symbolically through various means like words, numbers, letters, diagrams and graphs. इसके अंदर इस चीज़ को भी डिस्कवर किया जाता है, इन रिश्तों को भी डिस्कवर किया जाता है जिसे हम उसको एक्सप्रेस कर सके सिंबल के ज़रिए कई सारी अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि वर्ड्स से, नंबर्स से, लेटर से, डायग्राम से या ग्राफ से। तीसरा पॉइंट है वाइल डीलिंग विथ प्रिसाइज एंड लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जब भी हम प्रिसाइज और लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डील करते हैं, इट ऑल्सो सर्व्स एज एन प्रैक्टिकल टूल इन न्यूमरस फील्ड। ये इतना तो करता ही है, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल टूल भी है कई सारी फील्ड को समझने के लिए। की एस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर इंक्लूड एब्स्ट्रैक्शन। इसके मेन जो मोटे मोटे तौर पे की पॉइंट्स बोले या की एस्पेक्ट बोले तो वो ये है एब्स्ट्रैक्शन, बड़ी चीज़ों को छोटा करके लिख पाना, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क वितर्क देना, स्ट्रक्चर बना पाना, क्रिएटिविटी कर पाना, एप्लीकेबिलिटी उसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो जान पाना, एंड प्रिसिशन परफेक्ट उसका आंसर ला पाना। ये सारी चीज़ें इसके एस्पेक्ट्स हैं। स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स के क्या स्कोप है उसके बारे में बात करते हैं। द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इज़ वास्ट। मैथ्स के जो स्कोप है वो कहीं गुना वास्ट है, फैले हुए हैं। एक्सटेंड्स अक्रॉस अ न्यूमरस डिसिप्लिन, और वो एक्सटेंड भी होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं कई सारे न्यूमरस डिसिप्लिन के अंदर और फ़ायदों के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर। इट इनकम्पसेस वेरियस टॉपिक्स, वो कई सारे वेरियस टॉपिक को इनकम्पसेस करता है। कॉन्सेप्ट्स, स्किल्स, नॉलेज दैट आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग
सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड डाइवर्स एरियाज। कई सारी चीज़ों को ये कवर अप करता है, एनकम्पासिस करता है। इन एसेंस उसके अंदर और कुछ ऐड करना चाहे तो वो है द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इज डिफाइंड बाय इट्स फाउंडेशनल रोल इन लॉजिकल थिंकिंग। इसके अलावा इसका जो स्कोप है वो फाउंडेशनल यानी कि बेस के उसमें जिस तरीके से सोचना ज़रूरी है वो, इट्स एक्सटेंसिव एप्लीकेबिलिटी, इसके एट द एंड क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं एज अ पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड शेपिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर बना पाएँ और अच्छी तरीके से शेप कर पाए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है डिस्कस द कल्चरल एंड डिसिप्लिनरी वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। बताइए कि कल्चरली और डिसिप्लिनरी क्या वैल्यूज होगी मैथ्स को पढ़ाने की वजह से। तो कल्चरल वैल्यूज़ की हम बात करें, कल्चर किस तरीके से मैथ्स पढ़ाने की वजह से चेंज होगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर। वो अलग अलग कल्चर्स को प्रमोट करता है। कैसे? मैथमेटिक्स हैज़ इवॉल्व्ड ग्लोबली, मैथ्स पूरी दुनिया में फैला हुआ है। विथ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेरियस सिविलाइजेशन, अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग तरीके से फैला है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन न्यूमरल्स, हमारे न्यूमरल्स अलग है, ग्रीक जियोमेट्री है, अरब एल्जिब्रा है। अलग अलग देशों ने, अलग अलग सिविलाइजेशन ने अलग अलग तरीके से मैथ्स को डेवलप किया है। शो केसिंग इट्स यूनिवर्सल नेचर, ये दिखाता है कि ये यूनिवर्सल नेचर है मैथ्स का ग्रो होना ज़रूरत के हिसाब से। एंड फॉस्टरिंग एप्रिशिएशन फॉर डिफरेंट कल्चरल अचीवमेंट्स, और उसके अलावा वो एप्रिशिएशन का हकदार भी है ताकि अलग अलग कल्चरल अचीवमेंट्स मिल पाएँ। इसके अलावा डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी सही दुनिया में, रियल दुनिया में एप्लीकेबल करने के लिए डेवलप करता है। जैसे कि मैनी कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल इन्वॉल्व मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम intricate patterns in art and architecture to calculations in traditional crafts and economical activities। कई सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस को किया जाता है ट्रेडिशंस के साथ इन्वॉल्व करके, ताकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इंट्रिकेट यानी कि जोड़ा जा सके कई पैटर्न्स के साथ। जैसे कि आर्ट के अंदर भी इसको जोड़ा जाता है और आर्किटेक्चर के अंदर भी, ब्रिज बनाना हो गया या कुछ भी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसके अंदर भी मैथ्स को जोड़ा जाता है। कैलकुलेशंस इन अ ट्रेडिशनल क्राफ्टिंग के अंदर कोई चीज़ें जो होती है ना ट्रेडिशनल की बनाने के लिए, वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है एनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को आपकी बढ़ाता है एंड लॉजिकल रीजनिंग, तर्क वितर्क को बढ़ाता है। एंगेजिंग विथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ एंगेज करता है, डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव देता है, और इसको ब्रॉडन भी करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑन एनकरेज फ्लेक्सिबल थिंकिंग, और वो स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल रहना सिखाता है। फोर्थ पॉइंट है फॉस्टर्स क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक एप्रिशिएशन। इसके अलावा वो क्रिएटिविटी और एस्थेटिक एप्रिशिएशन को भी फॉस्टर करता है। मैथमेटिक्स इज प्रेजेंट इन आर्ट, आर्ट के अंदर मैथ्स है, म्यूजिक के अंदर मैथ्स है, डिज़ाइन के अंदर मैथ्स है। रिवीलिंग इट्स एस्थेटिक अपील, ये दिखाता है कि मैथ्स जो है वो कितना अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है। एंड इट्स रोल इन ह्यूमन एक्सप्रेशन अक्रॉस द कल्चर्स, और इसके अलावा इसका इंसानी चीज़ों में कितना ज़्यादा एक्सप्रेशन है अलग अलग कल्चरल में, वो भी दिखाता है। नेक्स्ट है कनेक्ट टू हिस्टोरिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अलावा ये प्राचीन और सोसाइटी का डेवलपमेंट को भी कनेक्ट करता है। कैसे? द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इज इंटरवीन्ड विथ ह्यूमन हिस्ट्री। मैथ्स की हिस्ट्री और इंसानों की हिस्ट्री एक दूसरे के साथ, जैसे रस्सियाँ कैसे एक दूसरे के साथ गुथी हुई होती है, उसी तरीके से मैथ्स और हिस्ट्री भी एक दूसरे के साथ इंटरवीन्ड है। रिफ्लेक्टिंग सोसाइटल नीड्स, जो दिखाता है कि कैसे सोसाइटी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ भी अलग अलग एराज में मैथ्स के साथ कनेक्टेड होके बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिनरी वैल्यूज़, हमने कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में बात की, अभी डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ क्या है? इट डेवलप्स लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाता है।
कल्टिवेट्स प्रिसिशन, आपके प्रिसिशन को बढ़ाता है। प्रिसिशन और एक्यूरेसी, एंड एक्यूरेसी नहीं, प्रिसिशन और एक्यूरेसी एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है, बट यहाँ पे एंड लिखा है, सो यू कैन गो अहेड, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे और होना ज़्यादा बेहतर है। थर्ड है एनकरेजेस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपकी एब्स्ट्रैक्ट मतलब बड़ी चीज़ों को कम शब्दों में समझाने की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है, एनकरेज करता है। बिल्ड्स फाउंडेशनल नॉलेज फॉर अदर डिसिप्लिन, दूसरी चीज़ों के बेसिक के लिए मैथ्स का फाउंडेशन नॉलेज काफ़ी काम आता है। प्रमोट्स अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, और किसी चीज़ के प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली कैसे सॉल्व किया जाए इस चीज़ को भी मैथ्स प्रमोट करता है। ये जो इंटर वर्ड्स है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डज मैथमेटिक्स ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन अ करिकुलम, किसी भी सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स, डिस्कस रीजंस, इसको डिस्कस करिए अलग अलग कारण देके। तो मैथमेटिक्स होल्ड्स अ क्रूशियल पोजीशन इन करिकुलम, किसी भी सिलेबस के अंदर मैथ्स बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि सेवरल की रीजंस, कुछ नीचे यहाँ पे कारण दिए गए हैं, जिसमें से पहला कारण है डेवलप्स लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये बच्चों के अंदर तार्किक शक्ति को बढ़ाता है और किसी भी समस्या को सुलझाने की ताकत को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखना है तो उसका बेस मैथ्स ही है। तीसरा है एनहेंसेस एनालिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, पैटर्न को समझना भी ये एनहेंस करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट है प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, वो नई चीज़ क्रिएटिव करना चाहता है, इनोवेशन नई चीज़ें ढूंढना चाहता है, इस चीज़ को भी प्रमोट करता है कौन, मैथ्स। नेक्स्ट है एसेंशियल फॉर एवरीडे लाइफ, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी गिनती या मैथ्स बहुत ही काम आता है। नेक्स्ट है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, इसके अलावा अगर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी अलग अलग अपॉर्चुनिटी या कैरियर जो है वो आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये जो इंटरनल पॉइंट्स है आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन जनरल एम्स ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जनरल साधारण एम्स क्या हैं, वो करना क्या चाहता है वो लिखिए। राइट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल, इसके अलावा एक्सप्लेनेशन दीजिए ऑब्जेक्टिव्स मैथ्स के और ऑब्जेक्टिव्स आपको देने हैं नॉलेज के और स्किल के। नॉलेज के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे और स्किल के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपको बताने हैं मैथ्स से रिगार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जनरल एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथ्स को पढ़ाने का साधारण एम यही है कि इट इंक्लूड्स डेवलपिंग अ लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंड, कि ये लॉजिकल और एनालिटिकल दिमाग के हिस्से को डेवलप कर सके। फॉस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, इसके अलावा किसी भी इंसान को प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा ओरिएंट करे, उसी के ज़्यादा ऊपर फोकस करवा पाए। प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर वेरियस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, और अलग अलग लोगों को रियल दुनिया में किस तरीके से मैथ्स का इस्तेमाल कर सके उसको सिखाना ही मैथ्स को पढ़ाने का जनरल साधारण एम है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज को सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझा सकता है। नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को समझा सकता है। और रिकग्निशन ऑफ मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स, मैथमेटिकल पैटर्न्स को और रिलेशनशिप को पहचानना भी नॉलेज का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव नॉलेज के हैं, ये अंदर जो है वो आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, स्किल्स के क्या ऑब्जेक्टिव है, स्किल क्यों ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए स्किल में, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा पाए, और नेक्स्ट है एप्लीकेशन स्किल्स को बढ़ा पाए, कि मतलब उस चीज़ का इस्तेमाल वो कहाँ करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव है स्किल्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर एनी वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने जैसे कि आपको बताया था 1 2 और 1 2, तो उसमें फर्स्ट जो है स्टेट द टाइप्स ऑफ प्लानिंग डन बाय टीचर अमोंग स्कूल लेवल प्लानिंग, स्टेट स्टेप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सेंटर्ड लेसन प्लानिंग। ठीक है, आप किस तरीके से टीचर कोई भी होगा वो स्कूल लेवल पे प्लानिंग करेगा
बच्चों को पढ़ाने के लिए, और स्टेट द स्टेप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए ताकि वो अच्छे से लेसन प्लान कर पाए। ठीक है, तो द टाइप्स ऑफ प्लानिंग डन बाय अ टीचर एट स्कूल लेवल इंक्लूड, अगर किसी स्कूल लेवल पे कोई टीचर प्लानिंग करना चाहता है तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहला होगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पूरे साल का प्लानिंग होगा। दूसरा होगा इंटरमीडिएट प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, चैप्टर वाइज प्लानिंग क्या होगा। और तीसरा है शॉर्ट टर्म प्लानिंग या डेली वीकली लेसन प्लानिंग, कि आज मैं क्या पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगी, इस तरीके की जो प्लानिंग होगी। तो इस तरीके से प्लानिंग को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड लेसन प्लानिंग, कोई एक लेसन प्लानिंग किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना चाहिए वो इस तरीके से हैं। आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या सीखने को मिलेगा बच्चों को, उसको आइडेंटिफाई करिए। प्लान स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़, किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं उसके बारे में प्लान करिए। प्लान टू एसेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, और बच्चे समझे हैं या नहीं उसको कैसे असेसमेंट करेंगे उसका प्लानिंग करिए। नेक्स्ट है प्लान द सीक्वेंस ऑफ द लेसन, लेसन का सीक्वेंस क्या होगा, जैसे बुक में दिया है वैसा ही होगा या आप कोई चीज़ पहले सिखाना चाहते हैं, कोई चीज़ बाद में सिखाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ पहले सिखाना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ बाद में सिखाना ज़रूरी है। तो उस तरीके से सीक्वेंस जो है उसको प्लान करिए। क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन, टाइमलाइन जो है वो रियलिस्टिक करिए। अगर आपके क्लास के बच्चे स्लो लर्नर है तो उसका टाइमलाइन उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए, अगर तेज़ सीखते हैं तो प्लानिंग उसी हिसाब से होना चाहिए। तो रियलिस्टिक टाइमलाइन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लान फॉर लेसन क्लोजर, जब आप लेसन को क्लोज करेंगे उसके बाद आप बच्चों को क्या काम देंगे उसके बारे में भी प्लान करिए, ताकि बच्चों को वो जो है एक रिवीजन मिल जाए। तो ये थे आपके स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड लेसन प्लानिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लेसन प्लान फॉर अ टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स फॉर क्लास 9th मैथ्स कीपिंग इन द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको एक लेसन प्लान बनाना है क्लास 9 मैथ्स के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के ऊपर, और आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉलोइंग पॉइंट्स कवर हो। जैसे कि पहला पॉइंट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उसमें होने चाहिए, टीचिंग पॉइंट्स होने चाहिए और टीचर्स एक्टिविटी होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अगर मैं बात करूँ तो डिफाइन क्वाड्रिलेटरल्स, पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या है उसकी डेफिनेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कितने किस्म के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके बारे में, अंडरस्टैंड द एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, और उसके बाद प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। अगर टीचिंग पॉइंट्स की बात करूँ तो टीचिंग पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर बेसिक डेफिनेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ऑन अ साइड एंड एंगल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, पूरा क्वाड्रिलेटरल का जो परिवार होता है उसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स, एक पर्टिकुलर कुछ क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग होती है तो उसके बारे में आपको बात करना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहिए, और एप्लीकेशन क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका रियल वर्ल्ड के साथ भी, वो भी टीचिंग पॉइंट्स में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचर्स एक्टिविटी, आपको क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, जैसे कि शुरुआत आप सवाल पूछ के करें बच्चों को कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिर पॉलीगन्स क्या होता है, फिर इंटरैक्टिव डिस्कशंस होने चाहिए, आप पढ़ा रहे हो बच्चे सुन रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए, सवाल जवाब वापस से कोई डाउट, एकदम लाइव सेशन होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन आपको करना चाहिए, आप चाहे तो ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं, कोई टूल दिखा सकते हैं जिससे पॉलीगन बन सके। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी आप करवा के इसको सिखा सकने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए, ये क्यों सीख रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। असेसमेंट, सबको आ भी रहा है या नहीं, इतनी चीज़ें टीचर की एक्टिविटी में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग के क्या मेरिट्स फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स का मतलब है फ़ायदे और नुकसान माइक्रो टीचिंग के। माइक्रो टीचिंग के फ़ायदे की हम बात करें, मेरिट्स की हम बात करें, तो सबसे पहला मेरिट फ़ायदा यही है कि फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर ही
पर्टिकुलर जो स्किल ज़रूरी है उसी के ऊपर फोकस करता है। दूसरा है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, पूरा आपके काबू में रहता है। इन इमीडिएट फीडबैक भी आपको तुरंत से मिल जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, जितनी चीज़ें ज़रूरी है उसी के ऊपर फोकस करता है। आपको माइक्रो टीचिंग क्या है वो आपको पहले जानना पड़ेगा। माइक्रो टीचिंग आप समझेंगे ना तो उसके फ़ायदे और नुकसान आप समझ पाएंगे। तो माइक्रो टीचिंग ऑलरेडी एक वीडियो में है ही, और आगे भी आएगा तो उसको मैं फिर से समझा दूंगा। अभी मैं नहीं समझा रहा क्योंकि वो टाइम कंज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। आप अपनी पेस से, अपनी स्पीड से पढ़ा सकते हो। ये माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स हैं, फ़ायदे हैं। अभी माइक्रो टीचिंग के नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ये है आर्टिफिशियलिटी। ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि द सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में नॉट फुल्ली रिप्लेस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड चैलेंजेस ऑफ रियल क्लासरूम सेटिंग। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा माइक्रो टीचिंग के बारे में बता ही दूँ तो अगर किसी 2 घंटे के लेसन को आपको 15-20 मिनट या आधे घंटे में पढ़ाना हो तो जो आप प्लानिंग करोगे ना उसी को माइक्रो टीचिंग कहते हैं, राइट। किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर देना, ठीक है। तो उस कंप्रेशन में आप पर्टिकुलरली जो चीज़ ज़रूरी है उसी के ऊपर फोकस करते हो, और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको काट छाट देते हो। ये एक तरीके का कैप्सूल कोर्स हो गया माइक्रो टीचिंग मतलब, ठीक है। उसके फ़ायदे हमने आगे देखे, अभी नुकसान देख रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल है। ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ को या चैलेंजेस के क्लासरूम सेटिंग को नहीं ले पा रहा है। टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम ज़्यादा ले लेता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना पड़ता है, कंडक्ट करना पड़ता है। माइक्रो टीचिंग क्या लेना चाहिए क्या नहीं, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चों के लिए तो बहुत तेज़ है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप है। इसके ज़्यादा फ़ायदे नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, ठीक है, कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले किसी को पास करवाना है तो माइक्रो टीचिंग अच्छा है। नेक्स्ट है ओवर एम्फेसिस ऑन अ टेक्निक्स। कुछ ज़्यादा ही एम्फेसाइज होता है टेक्निक्स के ऊपर, उसको समझाते नहीं हैं, डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हम बात करते हैं। रिसोर्सेज इंटेंसिव। इसके जो रिसोर्स होते हैं वो काफ़ी इंटेंसिव होते हैं, काफ़ी तेज़ होते हैं। अगर कमज़ोर बच्चा होगा तो हो सकता है वो क्या चल रहा है सब कुछ बाउंस हो जाए, वैसे भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट डिज़ायरेबल, क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। बिहेवियर स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। किसी भी बिहेवियर स्किल्स जो होते हैं एक्सप्लेन करने में, उसमें कौन सी चीज़ डिज़ायरेबल होती है और कौन सी अनडिज़ायरेबल होती है। तो स्टेप 1 की बात करें कि अंडरस्टैंड द स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। किसी भी चीज़ को समझाने की स्किल क्या होती है पहले तो वो समझो। The skill of explanation in teaching involves clearly conveying the meaning of concept or topic to the students. आप बच्चों को कोई भी जटिल चीज़ आसानी से समझा पा रहे हो या नहीं, वही है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। एंश्योरिंग देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट, ताकि वो समझ भी पाए और एंगेज भी रहे। अगर आप उसको बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल करोगे तो वो आपसे डिसएंगेज हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, और वो समझ भी नहीं पाएगा। वो हाँ हाँ मुंडी हिलाएगा पर उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो जटिल चीज़ों को आसान करने को ही स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं। स्टेप 2, कौन से डिज़ायरेबल बिहेवियर्स है। तो यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आप बहुत ही साधारण और साफ भाषा का इस्तेमाल करिए। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट। आप जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको लॉजिक के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। पहले आसान, फिर इंटरमीडिएट, फिर डिफ़िकल्ट, उस तरीके से आप उसके फर्दर और पार्ट कर सकते हैं। फ्लुएंसी एंड अप्रोप्रिएट पेसिंग। आपकी जो स्पीड है, रफ्तार जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए। एक रफ्तार से ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कॉन्सेप्ट में आप बहुत स्लो हो जाओ, कुछ कॉन्सेप्ट में बहुत तेज़ हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। आप वर्ड्स और फ्रेजेस आप दूसरे उदाहरण को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स में नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या कई सारी अलग चीज़ें हैं ताकि बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ पाए। बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स। किसी भी स्टेटमेंट की शुरुआत करने के बाद उसको कंक्लूड भी कीजिए, फिनिश भी कीजिए, आधा अधूरा मत छोड़िए। नेक्स्ट है टीचर एंथुजियाज्म। आप जितनी एनर्जी से जाएंगे बच्चे उतना ही रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। आप थके हारे जाएंगे तो वो भी थके हारे ही दिखेंगे। चलिए, ये सारे डिज़ायरेबल बिहेवियर्स है। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। यूजिंग ओवरलाई कॉम्प्लेक्स और टेक्निक लैंग्वेज। कभी कभी टीचर अपने ज्ञान को दिखाने के लिए बच्चों का गला घोट देता है।
अपना नॉलेज दिखाने के लिए इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड या इतनी टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है कि बच्चों के बाउंस ऊपर से चला जाता है। और टीचर को ऐसा लग रहा है कि मैं अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इस्तेमाल करूँगा तो मैं होशियार दिखूँगा, पर ये एक अच्छे टीचर की निशानी नहीं है, अनडिज़ायरेबल है। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज्ड और इलॉजिकल प्रेजेंटेशन। अब जो भी प्रेजेंटेशन करो, कुछ नीचे कर रहे हो, कुछ ऊपर कर रहे हो, उसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई बच्चा, आपने सेशन शुरू कर दिया, उसके आधे से आया और बोर्ड देख रहा है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो डिसऑर्गेनाइज और इलॉजिकल प्रेजेंटेशन जो है वो अनडिजायरेबल है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लुएंसी और एक्सेसिव पॉजेस। आप समझाते समझाते कहीं ज़्यादा जगह पे अटक जाते हो, या कितनी ज़्यादा पॉज लेते हो कि बच्चा बोर हो जाता है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो अनडिज़ायरेबल है। नेक्स्ट है यूजिंग वेरी लॉन्ग एंड कन्वुलेटेड सेंटेंसेस। मैथ्स में आंसर्स ज़रूरी है, उसको उसके बीच में कुछ कुछ रीजंस देना भी ज़रूरी है, पर कुछ टीचर्स उस रीजंस में भी बहुत ज़्यादा रीज़न डाल के उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो वो अनडिज़ायरेबल है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्लियर बिगिनिंग और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, तो ये भी अनडिज़ायरेबल है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ एंथुजियाज़म। उनके पास एंथुजियाज़म ही नहीं होता, थके हारे टीचर आते हैं, बहुत ही कमज़ोरी से बोलते हैं, तो बच्चे उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जो है वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स है। नेक्स्ट है आंसर वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तीसरे क्वेश्चन में इन एक ग्रुप में से जवाब देना है। तो पहले ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू ढूंढनी है अगर x-1 जो है वो दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अभी आपको ये पता ही होगा कि जब भी कोई ग्रुप अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा जब x-1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो के साथ आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे -1 होने की वजह से x की वैल्यू अगर आप 1 सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो पूरा पॉलिनोमियल ही ज़ीरो हो जाएगा। ये है आपका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x आपको लिख देना है। यहाँ पे x-1 इक्वल्स टू ज़ीरो लेके x की वैल्यू आपको 1 ले लेनी है, राइट। और x की वैल्यू 1 लेने के बाद उसको पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट कर देना है। सब्सटीट्यूट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल 1 लेने की वजह से 0 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद -√2 +√2 +1 -1, तो ये आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ये 3 मार्क्स का सवाल है, राइट। उसी तरीके से ये देखो 7 मार्क का सवाल था, उन्होंने पहले सवाल को 2 भाग में तोड़ दिया, 3 और 4, राइट। तो अभी 4 मार्क का सवाल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको पता ही है कि जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हो तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस करके, माइनस हो तो प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, और प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए √3 माइनस √5 है, तो मल्टीप्लाई √3 + √5, √3 + √5। बाद में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, और यहाँ पे x + y, x - y, x² - y² हो जाएगा। तो यहाँ पे √3² - √5² और यहाँ पे 5 को एज इट इज़ रहने दीजिए। तो 3 - 5 हो जाएगा -2, -5/2 √5 + √3, ये आपका हो जाएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2a, construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction। आप बोलेंगे कंस्ट्रक्शन तो सिलेबस में से, अभी के सिलेबस में से निकल गया है, तो वो बच्चों के लिए निकला है, टीचर के लिए वैसे का वैसा ही है। तो आप ये उम्मीद ज़रा भी नहीं कर सकते कि टेक्स्ट बुक में अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो बीएड के एग्ज़ाम में नहीं आ सकती। नहीं, बीएड के एग्ज़ाम में सारे ही जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो आज तक आ ही रहे हैं। तो आपको ये तैयारी रखनी ही चाहिए, और इसीलिए पुराने साल के पेपर्स जो है वो रिवाइज करना ज़रूरी है। चलिए, अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो सवाल को मैं समझाता हूँ कि आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है इनिशियल पॉइंट से दिए गए किरण के लिए, और जस्टिफाई करिए कंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे मान लीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट 2 एडजेसेंट एंगल ईच ऑफ 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट द सेकंड वन टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल्स। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पी पॉइंट से PQ एक किरण बना देना है। उस किरण से कोई भी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना देना है। सेमी सर्कल लेने के बाद आपको यहाँ पे पॉइंटर रखना है रेडियस को चेंज किए बिना, और पहला कट यहाँ पे लेना है,
दूसरा कट यहाँ पे लेना है। तो आप अगर मैथ्स के अच्छे टीचर या स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही है कि ये नेचुरली 60 हो जाता है, ये भी 60 हो जाता है और ये भी 60 हो जाता है। अभी आपको 90 चाहिए तो ये जो दूसरा 60 है उसको बाइसेक्ट करेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लेके एक कट ले यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेके एक कट यहाँ पे लेते हैं, बाद में पी से उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो जाता है तैयार। इसी चीज़ के स्टेप आपको कुछ इस तरीके से लिखना है और उसको जस्टिफाई भी ऐसे ही करना है। जस्टिफाई यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ना समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। दिखाइए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री होते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लागू होगा कि अगर साइड सेम है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे। तो यहाँ पे साइड सेम है तो ए बी के सामने वाला एंगल सी जो है वो सेम होगा, ए सी के सामने वाला बी जो है वो सेम होगा और ये जो है वो सेम होगा, राइट। और यहाँ पे हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसलिए तीनों एंगल्स सेम है। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं सेकेंड ग्रुप का पहला सवाल, और उसमें भी उसको 3 मार्क्स में तोड़ा है। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। 99 का क्यूब निकालना है आइडेंटिटी के इस्तेमाल से। अभी क्यूब वाले आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी और आपको पता ही है 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 टू द होल क्यूब, राइट। अभी 100 को x मान लीजिए और 1 को y मान लीजिए, और ये है x - y टू द होल क्यूब की आइडेंटिटी, x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट x - y। प्लस के लिए भी हर जगह पे प्लस है, राइट। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए, x की जगह पे 100, y की जगह पे 1, सारी चीज़ों को सब्सटीट्यूट करते जाइए, सिंप्लीफिकेशन करते जाइए बोर्ड मास के हिसाब से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, राइट 329 अपॉन 400 इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इट इज। अभी 329 को 400 से डिवाइड करना है डेसिमल फॉर्म में, और बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, वो आपको बताना है। तो जब भी 329 को डायरेक्टली 400 से आपको डिवाइड करना हो ना, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो आप इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, 329 डिवाइड बाई 4 कर देंगे और 4 को 100 से कर देंगे। इसको बोलते हैं स्टेप डिवीजन। डिवीजन तो करना है बट स्टेप वाइज डिवीजन करना है। तो पहले आपको 329 को 4 से डिवाइड करना है, तो 329 को 4 से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाता है 82.25। तो 82.25 को 100 से डिवाइड करना है, तो ये जो डेसिमल है वो 100 की वजह से 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8225। तो ये देखिए 0.8225, और क्योंकि ये रुक रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना, नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है नहीं रुकना। ठीक है, तो 4 मार्क का सवाल है, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। चलिए, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस चीज़ को आपको प्रूव करना है, यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है प्रूव दैट, सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया। तो यहाँ पे अगर 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती है, तो साबित कीजिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। कंसीडर 2 लाइन्स ए बी और सी डी। 2 लाइन को कंसीडर करिए ए बी और सी डी, जो ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ के ऊपर काटते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ए ओ सी जो है, ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल है, ए ओ डी और बी ओ सी इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। तो अभी रे को आप कंसिडर करिए ओ ए के ऊपर फोकस करिए। तो अगर आप ध्यान दें तो ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। ओ ए जो है वो सी डी के ऊपर खड़ी हुई लाइन है, तो ये जोड़ी और ये जोड़ी जो है वो एक ही लाइन के ऊपर खड़ी हुई होने की वजह से ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है या लाइन एंगल्स है। और क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या लाइन एंगल है, इनका सम जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन 1। उसी तरीके से आप यहाँ पे इक्वेशन 2 बना दीजिए, उसी तरीके से इक्वेशन 3 बना दीजिए, और इक्वेशन 1 को 2 के साथ कंपेयर करिए, 2 को 3 के साथ कंपेयर करिए। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे AOD और AOD एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा AOC इज इक्वल्स टू DOB, हमारा पहला प्रूफ। और 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो DOB कैंसिल हो जाएगा, तो AOD इज इक्वल्स टू BOC। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
B. ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 degree, AB is equals to AC. Find B and C. अगर कोई ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ए पे 90 डिग्री बना रहा है और ए बी और ए सी इक्वल है, तो बी और सी कितने होंगे? तो यहाँ पे भी काफ़ी आसान है कि अगर कोई साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल एक्स, तो ये भी इक्वल है तो ये भी हो जाएगा एक्स। बाद में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है, यानी कि x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो बी और सी जो है वो दोनों ही 45 डिग्री होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, आंसर एनी वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे भी ये 3 मार्क्स के लिए काफ़ी बड़ा है, बट फिर भी दिया है तो हमें करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको ऑप्शंस में निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, यहाँ पे x पावर 4 वाला, जिसको दूसरे एक पॉलिनोमियल से अगर मैं डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर जो है वो x प्लस ए निकलता है। तो बताइए कि k और a क्या होगा। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, सॉरी, ये जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम जो है 9th स्टैंडर्ड से, वो आपको याद होना चाहिए, जो कि कहता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये आप याद रख पाएंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से हो पाएगा। अभी करना क्या है, डिविडेंड को यहाँ पे डाल दीजिए, राइट, ये डिवाइज़र है, राइट। अभी इसको लिटरली आपको मेथड से डिवाइड करना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 4 आए। ये मेथड शायद आपको आती ही होगी, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर बड़ी मज़ेदार मेथड है, इसको करने में बड़ा मज़ा आता है। तो उस तरीके से जब आप इसको करते जाएंगे तो आपको ऊपर 8 माइनस के मिल जाएगा यहाँ पे कोशंट में, और रिमाइंडर भी जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कोशंट को कोशंट के साथ कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स प्लस ए यहाँ पे लिखा है ना, रिमाइंडर कम्स आउट एक्स प्लस ए, ये रिमाइंडर निकलता है। तो इसको आपको एक्स प्लस ए के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए -9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। इन दोनों को कंपेयर आप करेंगे तो बाद में आपको x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -9 प्लस 2k है। फिर यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a जो है वो 10 के बराबर है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया है तो -9 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 1, तो -9 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 2k इज इक्वल्स टू -9 उस तरफ जाएगा तो +9 यानी कि 10, सो k इज इक्वल्स टू 5 आपको आंसर मिल जाता है। फिर यहाँ पे इन्होंने a के साथ कंपेयर किया है, हाँ a के साथ इसको कंपेयर किया है, पूरे इसको, हाँ इस पूरी चीज़ को इन्होंने कांस्टेंट माना है। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, तो a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। के की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है 5, तो यहाँ पे 10 माइनस 8 5 प्लस 5 स्क्वायर। इस चीज़ को आप अगर सॉल्व करेंगे तो 10 वैसे का वैसा, 8 5 ज़ा 40 और 5 स्क्वायर इज 25। सिंप्लीफिकेशन करें तो 35 माइनस 40 इज इक्वल्स टू -5। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल सकता है। थोड़ा सा लंबा है 3 मार्क्स के हिसाब से, बट करना पड़ेगा। चलिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के लिए आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना होता है, राइट। बाद में आपको a और c आइडेंटिफाई करने होते हैं। यहाँ पे a 100 है और c जो है वो 1 है। बाद में a और c को मल्टीप्लाई करके a मल्टीप्लाई c इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 100। फिर याद करिए, आपको 100 को ऐसे तोड़ना था जिससे आपको मिडल वाला टर्म मिले। तो आपको पता ही है 10 10 ज़ा 100, राइट। पर 10 और 10 तो प्लस 20 होते हैं, माइनस नहीं होते, तो आपको दोनों तरफ माइनस देना पड़ेगा। तो -10 आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो जाएगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करना। तो -20x को आप लिख सकते हैं -10x। बाद में पहली दो जोड़ी में से कॉमन टर्म निकालिए, दूसरी दो जोड़ी में से कॉमन टर्म निकालिए। जैसे इसमें से 10x कॉमन, 10x -1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए -1 कॉमन, 10x -1।
10x-1 10x-1 पूरा कॉमन निकाल सकते हैं 10x-1 और यहाँ पे हो जाएगा 10x-1 इज इक्वल्स टू 0। बाद में 10x-1 को 0 के साथ कंपेयर करिए, 10x-0 को कंपेयर करिए, तो x का आंसर आपका आ जाएगा 1/10 1/10। ये दोनों ही सेम हैं और दो बार ही लिखने हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही ज़ीरोस होते हैं। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आसान लगा होगा। चलिए सेकंड, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। मान लीजिए कि ए बी सी और डी ई एफ जो है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। ए डी के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, बी ई के साथ, और सी एफ के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। अगर दोनों के एरिया 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ई एफ जो है वो 15, हाँ ई एफ जो है वो 15.4 है, राइट। तो बताइए बी सी कितना होगा। तो आपको पता होगा कि जब भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं तब उसकी साइड्स के स्क्वायर भी एरिया के साथ प्रोपोर्शनेट करते हैं। मैं मान के आपको समझा रहा हूँ कि यू ऑलरेडी नो मैथ्स एंड साइंस, दैट इज़ वाई यू आर बिकमिंग मैथ्स और साइंस टीचर। तो पूरा कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जा सकता, बट हाँ तेज़ी से ये समझा सकता हूँ कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो दोनों के एरिया उसके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होते हैं। यानी कि ए बी सी का एरिया इज प्रोपोर्शन टू डी ई एफ का एरिया, और ए बी वो प्रोपोर्शनेट इक्वल होगा ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर के साथ, बी सी ई एफ के साथ, ए सी डी एफ के साथ। तो यहाँ पे बी सी ढूंढना है तो बी सी और ई एफ साइड में लूँगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इसका जो रेशियो है वो बी सी स्क्वायर, राइट, क्योंकि ए बी सी पहले ले रहे हैं तो बी सी लेना पड़ेगा, डी ई एफ बाद में ले रहे हैं तो ई एफ लेना पड़ेगा। यहाँ पे ए बी सी का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी वी नीड टू फाइंड आउट, तो बी सी को वैसे ही रहने दीजिए। 15.4 टू द होल स्क्वायर, तो 15.4 टू द होल स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए। अभी बी सी यहाँ पे अगर स्क्वायर को हटा के स्क्वायर रूट कर दूँ, ये स्क्वायर को सामने भेज दूँ तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, राइट, और 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सारा स्क्वायर रूट निकालने के बाद अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बी सी इज इक्वल्स टू 11.2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्यूएट साइन 30 10 45 माइनस कॉसेक 60। यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल वैल्यू वाला आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आई बटन दे दूंगा जिससे आपको वो टेबल बिना रटे कैसे बना सकते हो उसके बारे में वीडियो है, तो आप चाहो तो उसको एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉट 45 की वैल्यू 1। उस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। पर ये आंसर जो है उसको वापस से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे माइनस साइन करके आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो लास्ट में आपका ये आंसर आएगा। ये 9th स्टैंडर्ड की बुक का ही सवाल है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहाँ से आपको सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाना है और उसके कंस्ट्रक्शन को समझाना है। तो ये भी काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो आप सर्कल बना दीजिए और उसके बाहर कोई भी पॉइंट पी ले लीजिए। बाद में जॉइन द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल टू द गिवन एक्सटर्नल पॉइंट पी। सर्कल के सेंटर ओ को पी के साथ कनेक्ट करिए, ये सबसे पहला स्टेप हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ पी। बाद में ओ और पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे? ओ पी से ज़्यादा लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बाद में विदाउट चेंज किए ओ के ऊपर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, राइट। इस तरीके से आपको दो आर्क कट करते हुए मिलेंगे और उसको जोड़ देने की वजह से आपको पी ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है? ओ डैश को सेंटर लेना है, ओ डैश को सेंटर लेना है, और ओ क्यू डैश और ओ पी डैश, ओ क्यू डैश सॉरी ओ डैश और ओ पी डैश, इतना रेडियस लेके आपको एक सर्कल बना देना है। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आप यहाँ पे पॉइंटर रखिए और यहाँ पे पेंसिल रखिए, इतना रेडियस ले लीजिए और बाद में एक सर्कल बना दीजिए, राइट। अभी ये जो सर्कल है वो पुराने वाले सर्कल को यहाँ पे और यहाँ पे काट रहा है, राइट।
यहाँ पे कट जो हो रहा है उसको टी और टी डैश दे दीजिए, बाद में पी टी और पी टी डैश ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंट 1, ये हो जाएगा टेंजेंट 2। इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। चलिए नेक्स्ट। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर पर यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की यूनिफॉर्म 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अच्छा, ये भी जो है वो सिलेबस में से कट चुका है, रिड्यूस्ड मेथड है, बट फिर भी इसको पूछेंगे ही और आपको तैयार ही रहना है। मैथ्स और साइंस के टीचर को तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना ही पड़ता है। बोल रहे हैं कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ज़्यादा होती तो जर्नी के लिए 1 घंटा कम लगता, तो बताइए कि ट्रेन की स्पीड क्या है, राइट। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है, इसको आराम से समझिए। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एस किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो एस किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो इतनी स्पीड पे डिस्टेंस कवर कर पाती है टी वक्त में, ठीक है। टी वक्त उसको लग रहा है इतनी स्पीड में। आपको पता ही है कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे भी आप करना चाहें। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है 360 किलोमीटर, स्पीड हमने s मानी हुई है और टाइम को t लिया हुआ है। तो अभी हम t को फॉर्मूला मेकर बनाएं तो t इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एस हम लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। बाद में बोल रहे हैं कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाए, यानी कि s+5 करे, तो वक्त 1 घंटा कम हो जाता है, तो t-1 हो जाता है। तो ये नई स्पीड है और यह नया टाइम है, बट डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो डिस्टेंस 360 किलोमीटर फिक्स है। स्पीड क्या हो गई s+5 और टाइम क्या हो गया t-1। तो जब आप इसको डबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको st-s+5t-5 इज इक्वल्स टू 360 मिल जाएगा, राइट। अभी st की वैल्यू आपको यहाँ से उठा के डाल देनी है। देखिए st की वैल्यू 360 यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे 360 डाल दीजिए, -s वैसे का वैसा 5t-5, यहाँ पे 5 को एज इट इज़ रखा है और t की वैल्यू यहाँ से 360 अपॉन एस लिया है। क्यों ऐसे किया? क्योंकि इनको वेरिएबल एक ही चाहिए, दो अलग अलग वेरिएबल नहीं हो चाहिए। यहाँ पे आप देखिए s और t दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल के साथ इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो दूसरे वेरिएबल को चेंज कर दो या तो पहले वेरिएबल को चेंज कर दो, दोनों तरीके से आंसर आ सकता है। तो t को चेंज करके उसको s के फॉर्मेट में कर दिया, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे -s, यहाँ पे देखिए 360 और 360 दोनों तरफ से कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। -s और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 36 फाइजा यानी कि 1800 अपॉन s, -5 इज इक्वल्स टू 0। बाद में डिनोमिनेटर जो s है उसका एलसीएम लेके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है, विच इज s² प्लस 1800 -5 इज इक्वल्स टू 0। माइनस को बाहर निकाल के सामने भेज दीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो s² प्लस 5s माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करिए, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, b² - 4ac वाली मेथड से, दोनों ही जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड का इस्तेमाल किया है, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया है d, विच इज इक्वल्स टू b² - 4ac, जो कि है 7225, और 7225 जो है वो 85 का स्क्वायर है। तो आपको d जो है ये d की वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट ऑफ d आपको कितना मिल जाता है 85। फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो आपको दो वेलोसिटीज़ मिलेगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता ही है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको पॉजिटिव ही लेनी है। तो ट्रेन की रफ्तार जो थी वो 40 थी और 45 कर देने पे 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Second, if tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री, वेर 2a is an acute angle, 2a जो है वो acute angle है, तो a की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे अगर आपको इसको कंपेयर करना है ना, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिमिलर करना पड़ेगा। यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो या तो cot को tan में कन्वर्ट कर दीजिए या तो tan को cot में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सहारा लेके। आपको पता ही है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 90 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ जाता है।
जैसे कि टेन का कॉटेन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, और साइन का कोसाइन हो जाता है, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस थीटा कर दिया। तो यहाँ पे टेन टू ए है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन टू ए इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है, राइट। अभी टेन टू ए को हम क्या करते हैं, कॉट 90 माइनस टू ए कर देते हैं, 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 कॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस टू ए, टेन टू ए को कन्वर्ट करके विच इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। कॉट और कॉट सिमिलर फंक्शन होने की वजह से उसको इग्नोर कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। तो इग्नोर करने के बाद 90 माइनस टू ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 18 डिग्री, राइट। ए को लेफ्ट साइड ले लो, वेरिए कॉन्स्टेंट्स को इस तरफ ले लो, सिंप्लीफाई करो तो ए इज इक्वल्स टू 36 डिग्री आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आसान लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग 12 क्वेश्चंस। नीचे दिए गए 12 सवाल में से किन्हीं 7 ही आपको लिखने हैं, हर एक सवाल के 2 मार्क्स हैं। जिसमें पहला सवाल है, स्टेट एनी 4 यूजफुलनेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के किन्हीं 4 इस्तेमाल आपको बताने हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स जो है वो बढ़ जाती है। डेली लाइफ एप्लीकेशन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मैथ्स काफ़ी इस्तेमाल होता है। तीसरा है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी में भी आप एडवांसमेंट कर सकते हो। और चौथा है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नहीं तो इसमें कोई अच्छा सा कैरियर भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, स्टेट 4 वर्ब्स फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। 4 वर्ब्स बताइए जो कि ऑब्जेक्टिव्स है, ज़रूरी है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है एक्सप्लेन, दूसरा है इंटरप्रेट करना, तीसरा है क्लासिफाई करना, और चौथा है समराइज करना। ये 4 वर्ब्स ऐसे हैं जो मैथ्स को समझने के लिए ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब समझाइए। ओके, मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स। मैथ्स का मतलब ये है कि आप नंबर को पढ़े, क्वांटिटीज़ को पढ़े, स्पेस को पढ़े और चेंज को पढ़े। दूसरा पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, बड़ी चीज़ों को छोटा करने के लिए समझे, लॉजिकल रीजनिंग कर सके, तर्क दे सके और अंडरस्टैंड कर सके और समझा सके अलग अलग पैटर्न्स को, संबंध को और स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे आसपास जो दुनिया है उसका स्ट्रक्चर समझने में भी मदद करता है। इट इज़ अ फंडामेंटल टूल यूज्ड इन अ वेरियस फील्ड। इसके अलावा ये बेसिक टूल है अलग अलग फील्ड को समझने के लिए, इंक्लूडिंग साइंस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के किन्हीं 4 लिमिटेशंस बताइए। सबसे पहला है, ये आर्टिफिशियली ऑफ द सिचुएशन है, ये असली सिचुएशन का एक नमूना है। दूसरा है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर के लिए। टीचर को अगर ये माइक्रो टीचिंग प्लान करना है तो बहुत वक्त चला जाता है। फोकस ऑन आइसोलेटेड स्किल्स, सिर्फ जो ज़रूरी स्किल्स है उसके ऊपर ही फोकस करता है, काफ़ी कुछ फिल्टर कर देता है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप फॉर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस, और इसके स्कोप काफ़ी कम है अगर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस आपको करने हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट स्किल्स। रीइंफोर्समेंट स्किल के फैक्टर्स बताइए। तो रीइंफोर्समेंट स्किल के फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, टाइमिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ रीइंफोर्समेंट, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंटिंजेंसी ऑफ रीइंफोर्समेंट और वैरायटी ऑफ रीइंफोर्सेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्स हैं रीइंफोर्समेंट के स्किल्स के। आगे बढ़ते हैं। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड सिमुलेशन लेसन प्लानिंग। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, 2 पॉइंट में बताइए। तो माइक्रो लेसन प्लानिंग की बात करें तो माइक्रो लेसन प्लानिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। ये प्राइमरीली फोकस करता है डेवलप और रिफाइन करने पे किसी भी स्पेसिफिक टीचिंग स्किल के। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करना, समझाना, रीइंफोर्समेंट, किसी चीज़ को अंदर डालना, रीइंफोर्स करना टू अ कंट्रोल्ड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और शॉर्ट ड्यूरेशन में, सेटिंग विथ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और पीयर्स। ये स्टूडेंट और पीयर एक ही वर्ड है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो होता है वो माइक्रो लेसन प्लानिंग है। सिमुलेशन लेसन प्लानिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल क्लासरूम एनवायरनमेंट। ये एक आर्टिफिशियल क्लासरूम एनवायरनमेंट टीचर को बना के देता है टू ट्रेन टीचर्स ऑन अ मल्टीपल स्किल्स, ताकि वो अलग अलग स्किल के ऊपर टीचर काम कर सके साइमल्टेनियसली विथ इन अ मोर होलिस्टिक येट स्टिल कंट्रोल्ड सिमुलेशन। ये काफ़ी अच्छा होलिस्टिक सिमुलेशन होता है, बट फिर भी ये एक तरीके से कंट्रोल्ड सिचुएशन ही है। सिमुलेटेड रियलिटी, जो रियलिटी के जैसा है, रियलिटी नहीं है। अलाउिंग फॉर प्रैक्टिस इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, ताकि टीचर जो है वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस कर सके, राइट। माइक्रो लेसन प्लानिंग की बात करें तो टिपिकली इन्वॉल्व्स रियल एल्बिट ब्रीफ टीचिंग सेशंस विद इंटरमीडिएट फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रीप्लानिंग एंड रीटीचिंग बेस्ड ऑन दैट फीडबैक। ये एक टिपिकली इन्वॉल्व कर रहा है रियल एल्टिबिट ब्रीफ, ठीक है, बहुत ही छोटा ब्रीफ करके पढ़ाने के टीचिंग सेशन को, जिसमें काफ़ी कम फीडबैक होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी रीप्लानिंग की काफ़ी कम होती है, इसीलिए वो फीडबैक के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता। जबकि सिमुलेशन लेसन प्लानिंग क्रिएट्स अ डिफाइंड वर्ल्ड, एक असली दुनिया का नमूना बनाता है। सिनेरियो वेयर लर्नर्स इंटरेक्ट विद द टीचर, जहाँ पे सीखने वाले टीचर के साथ इंटरेक्ट तो कर सकते हैं बट कंट्रोल्स द पैरामीटर टू अचीव लर्निंग आउटकम्स। पर यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स को कंट्रोल किया जाता है अलग अलग पैरामीटर से, ऑफन विथ इमीडिएट फीडबैक विद दैट सिमुलेशन एनवायरनमेंट। और यहाँ पे सिमुलेशन की वजह से इमीडिएट फीडबैक मिल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई 7 पावर 1/5 अपॉन 7 पावर 1/3। तो अगर इस प्रॉब्लम को एक्सपोनेंट से करना है तो आप देखेंगे कि बेस दोनों का सेम है 7, और डिवीजन है तो ऊपर के पावर में से नीचे का पावर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 7 पावर 1/5 माइनस 1/3। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई बटरफ्लाई मल्टीप्लाई करके 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 3 5 ज़ा 15, राइट। तो ये हो जाएगा 7 पावर 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 15। अभी नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 पावर 2/15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंड -2x प्लस 5y माइनस 3z टू द होल स्क्वायर। तो ये आपको पता ही है, x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर का एक्सपांशन है सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल में से। तो वो आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी आपको a की जगह पे 2x डाल देना है, b की जगह पे 5y डाल देना है, c की जगह पे 3z डाल देना है, -3z माइनस 2x a की जगह पे। अभी ये वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो -2x टू द होल स्क्वायर प्लस 5y टू द होल स्क्वायर माइनस 3z टू द होल स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन करिए रिफ्लेक्स एंगल को और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को। रिफ्लेक्स एंगल जैसे कि आपको पता ही है 180 से बड़े और 360 से छोटे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जबकि नॉन कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, राइट। तो नॉन कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में ना होना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं। 10 को तोड़ दीजिए तो 5 2 ज़ा और 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, तो +5 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 और -5 आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट आपको पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। तो यहाँ पे c, b और a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस तरीके से, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट sin 18 अपॉन cos 72। ये
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्री में, जहाँ पे हमें एक फंक्शन को 90 में से सब्ट्रैक्ट करके उसका को फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना होता है। तो साइन 18 को कन्वर्ट करिए या कॉस 72 को कन्वर्ट करिए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे साइन 18 को एज इट इज़ रहने दिया है, कॉस 72 को कन्वर्ट किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 90 में से सब्ट्रैक्ट होने की वजह से कॉस जो है वो साइन हो जाएगा। तो साइन 18 अपॉन साइन 18 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो इसी के साथ आपका मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपके दोस्तों को भी इसकी ज़रूरत है तो इसको शेयर ज़रूर से करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इसी तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करें। टिल देन, आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।